हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो आज हम क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के अरिहंत के सैम्पल पेपर जो है उसको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर 1 है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस, फॉर योर बोर्ड एग्जाम, सो यू हैव टू प्रैक्टिस वेरी वेल। सो लेट अस बिगिन। तो पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे 4 ट्रीटीज़ दे रखी हैं, इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसमें सबसे पहली जो ट्रीटी है वो नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी है। यहाँ पे क्या हुआ था, ये 1968 में इसको साइन किया गया था। जो भी आपके परमाणु हथियार होता है ना, उनके ऊपर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि यहाँ पे एक होड़ मची हुई थी यूएस और यूएसएसआर के बीच में कि कौन सबसे ज़्यादा जो परमाणु है उसको बनाता है। तो यहाँ पे एक तरीके से बैन कर दिया गया था। और सेकंड है आपकी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। तो यहाँ पे क्या है, बायोलॉजिकल वेपन्स को बनाने में रोक लगी थी 1975 में। एंड थर्ड वन है स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। इसको स्टार्ट भी बोलते हैं, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, स्टार्ट 3, ऐसे करके कई सारी ट्रीटीज़ जो हैं साइन की गई हैं। ये मोस्टली यूएस एंड यूएसएसआर के बीच यानी रशिया के बीच में ही साइन की गई हैं। तो यहाँ पे भी कुछ रिडक्शंस के लिए ही ट्रीटी साइन हुई थी। एंड फोर्थ वन है केमिकल वेपन कन्वेंशन। तो ये जो है ये मास डिस्ट्रक्शन होता था, बहुत लार्ज लेवल पे जो डिस्ट्रक्शन होता था उसको बैन करने के लिए ट्रीटी जो है यहाँ पे साइन की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। ठीक है ना। 68 है, फिर उसके बाद 75 है, फिर उसके बाद 91 है, उसके बाद 93 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीजनिंग का। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा है। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो होती है ना, ये हमें मिलिट्री फोर्सेस और उसके एक्शंस के बारे में बताती है कि मतलब एक्सटर्नल कंट्रीज जो हैं वो क्या प्लान कर रहे हैं हमारे बारे में, तो हम थोड़ा सा अलर्ट रह सकते हैं। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्या है, ये शेयर करती है आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन विद द राइवल्स। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंडर में ही आता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, डिजार्मामेंट्स एंड आपकी आर्म्स कंट्रोल वगैरह। लेकिन ये क्या है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, आपको थ्रेट से अवेयर करवा रहा है और यहाँ पे क्या है, ये आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा बोथ ए एंड आर द ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट डज हिंदुत्व मीन। तो हिंदुत्व क्या है, ये एक आइडियोलॉजी है और हम कह सकते हैं कि एक मूवमेंट है जो एस्टैब्लिश करता है हिंदुइज्म को और हिंदुओं के कल्चर को। ठीक है। तो ये क्या है, डोमिनेंट है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इट मीन्स हिंदूनेस, बिल्कुल सही है। तो इट वाज बेस्ड ऑन द इंडियन नेशनहुड, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इंडिया के अंदर है, इंडिया का कल्चर है। एंड सी, इट मीन्स एवरीवन मस्ट एक्सेप्ट इंडिया नॉट ओनली एज देयर मदरलैंड बट आल्सो देयर होली लैंड। ठीक है। तो ये जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हैं ये बिल्कुल सही हैं हिंदुत्व के बारे में, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट डज मल्टी पार्टी सिस्टम रेफर्स। तो मल्टी का मतलब होता है बहुत सारी पार्टीज, तो यहाँ पे मैनी को देखना है आपको। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 पार्टीज, तो 2 पार्टीज तो नहीं है, यहाँ पे हमें मैनी के बारे में पता करना है, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज के बारे में बोल रहा है। बी बोल रहा है अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज। तो बोल रहा है कि एक ही गवर्नेंस के अंदर कई सारी मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज है, तो ये भी सही नहीं है। सी आता है अ सिस्टम वेयर मैनी पार्टीज। तो मैनी पार्टीज मतलब कई सारी पार्टीज जो हैं वहाँ पे compete करती हैं फॉर द पावर, तो ये यहाँ पे बोला जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम वेयर मैनी पार्टीज compete फॉर पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी रिपब्लिक्स फॉर्म द सोवियत यूनियन। तो यहाँ पे बता रहा है कि 15 रिपब्लिक्स कंट्री कौन से थे, तो यहाँ पे 15 आंसर हो जाएगा। और जो ये आपके ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे और सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे ना, और रशिया को मिला के, ये तीनों एरियाज को मिला के 15 रिपब्लिक्स बन के तैयार होते थे, जिसको हम यूएसएसआर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वेयर वॉज प्लानिंग कमीशन सेटअप इन इंडिया बाय अ सिंपल रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि हमारा पहला प्लानिंग कमीशन कब बना था, तो ये बना था मार्च 1950 में। तो यहाँ पे क्या है, हमारा रिपब्लिक बनके तैयार हो गया था 26 जनवरी 1950। उसके बाद हमारे देश में पहली बार जो प्लानिंग कमीशन है वो 1950 में आ गया था, और उसके बाद इलेक्शन स्टार्ट हो गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हुज लीडरशिप द सेकंड 5 ईयर प्लान वाज ड्राफ्टेड। तो यहाँ पे सेकंड 5 ईयर प्लान की बात हो रही है। तो जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है ये आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, सेकंड 5 ईयर प्लान जो था ना ये आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड था, जो कि पीसी महालनोबिस के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट करवाया गया था। ये एक योजना थी जो हमारे औद्योगिकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड इंदिरा गांधीज इलेक्शंस एज इनवैलिड। तो ये 12 जून 1975 में क्या हुआ था ना, इन्होंने एक फैसला सुनाया था कि जो इंदिरा गांधी रायबरेली से खड़ी हुई हैं, उन्होंने जो इलेक्शंस करवाए हैं वो इनवैलिड है, उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार उसके अंदर किया है। तो यहाँ पे इनको नल एंड वॉइड कर दिया गया था और 6 ईयर्स के लिए उनको कोई भी सार्वजनिक पद जो है उसे निलंबित कर दिया गया था। तो उसी की वजह से क्या है, 25 जून को जो इंदिरा गांधी है वो पावर में रहते हुए इमरजेंसी को लगा देती हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें कुछ लिस्ट दी हुई हैं, उनको हमें मैच करना है। तो पहला है टोटल रेवोल्यूशन। तो ये स्टार्ट किया था जयप्रकाश नारायण ने, जो बिहार मूवमेंट के मेन लीडर थे। तो यहाँ पे इन्होंने टोटल रेवोल्यूशन को डिक्लेयर कर दिया था। सेकंड था गरीबी हटाओ, ये नारा दिया था इंदिरा गांधी के द्वारा, गरीबी हटाओ देश बचाओ करके। और स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो है ये बिहार के अंदर किया गया था बिकॉज ऑफ करप्शन एंड मिसरूल के द्वारा। और जो आपका रेलवे स्ट्राइक है ना, ये जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा करवाया गया था, क्योंकि इन्होंने क्या है जो इनकी सैलरी थी उनको इंक्रीमेंट नहीं किया जा रहा था, काम ज़्यादा कराया जा रहा था। तो इस वजह से जितने भी रेलवे वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पर आ जाते हैं। तो उनके लीडर होते हैं जॉर्ज फर्नांडिस। तो यहाँ पे हमारा आंसर बच जाएगा 2134। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्म्स कंट्रोल इज एन इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एज। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज़ के जो मेजर्स है वो आर्म्स कंट्रोल है, डिसआर्मामेंट है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है। तो आर्म्स कंट्रोल इसका मेजर है। तो ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है एक्विजिशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स। ठीक है, तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज़ के अंदर में ही ये सारे मेजर्स आते हैं। 11th क्वेश्चन, दिस कॉन्फिडेंस लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट अ ग्लोबल एक्शन प्लान टू प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 1992 ब्राज़ील दिस इज। तो ये एक अर्थ समिट था जो ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो यहाँ पे एक इवेंट हुआ था जिसको हम UNCED बोलते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या है, एजेंडा 21 के अंडर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। यहाँ पे कुछ टारगेट्स बनाए गए थे हमारे अर्थ समिट से रिलेटेड कि क्या क्या चीज़ें जो हैं हमें सस्टेन रखनी है अपनी अर्थ के अंदर। ठीक है, और ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। तो वो ये पूछ रहा है द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर इन द सोवियत यूनियन ऑटोमेटिकली गॉट डिस्ट्रॉयड। तो जो ओल्ड सिस्टम था ना, उनका कम्युनिस्ट सिस्टम जो था, तो वो किस तरीके से डिस्ट्रॉयड हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, द विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज पुश्ड लार्ज सेक्शंस ऑफ द पीपल इनटू पॉवर्टी। तो लोग जो हैं, जितने भी लोगों के पास जो रिसोर्सेज होते थे वो गवर्नमेंट के पास चले जाते थे, गवर्नमेंट अपने पास रखती थी। तो उसकी वजह से क्या है, गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज़ वगैरह देती थी, लेकिन वो उनकी पॉवर्टी का बहुत बड़ा एक कारण भी बनता है। तो यहाँ पे जो आंसर है ये क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं, और इसका जो आंसर होगा वो आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा MCQ सेक्शन खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट MCQ सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। इसका जो MCQ सेक्शन है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, तो आप वहां जाके भी देख सकते हो, नहीं तो फिर मैंने इस वीडियो के साथ ही मर्ज भी कर दिया, आप वो भी देख लेना। तो यहाँ पे हम मूव करते हैं सेक्शन बी में। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है 13th वाला, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड द कॉपरेशन। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन में क्या रिलेशन होता है। तो जैसे कि अगर आप वॉर को लेकर चले तो वो ट्रेडिशनल नोशन में आता है। तो वॉर जो है वो कब कैंसिल हो सकती है, जब आपका किसी के साथ कॉपरेशन रहे। तो इसीलिए कॉपरेशन हर कंट्री के साथ रखना बहुत जरूरी है, ताकि वॉर को जो है टाला जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड व्हाई डिड इट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द सिख कम्युनिटी। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है ये क्या था, और सिख कम्युनिटी जो है इससे कैसे हर्ट हुई थी। तो ये जो ऑपरेशन है ये इंदिरा गांधी ने चलाया था। ये यहाँ पे ईयर गलत दे रखा है, ये है 1984, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। तो 1984 में इसको चलाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। तो जहाँ पे जो मिलिटेंट एक्टिविटी है वो हुई थी, मिलिटेंट मतलब जो आतंकवादी है ना वो इसके अंदर छुपे हुए थे, तो उन्हीं को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, जिसकी वजह से जो सिख कम्युनिटी है वो हर्ट हो जाती है कि भाई यहाँ पे एक तरीके से वॉयलेंस फैलाया जा रहा है, और सिख कम्युनिटी जो है वो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में हो जाती है। तो ये यहाँ पे जो है एक तरीके से दंगे भड़क जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं वो मारे जाते हैं। अप्रॉक्स 8,000 से 17,000 के बीच में लोग जो है मारे जाते हैं। 15th क्वेश्चन पे मूव करेंगे, हाईलाइट एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्शन 1989 ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 1989 के जो इलेक्शंस थे ना, वहाँ पे कोई भी सिंगल पार्टी जो है वो मेजोरिटी में नहीं आ पाई थी, सबको एक दूसरे के साथ अलायंस करना पड़ा था। तो यहाँ पे जो कांग्रेस का डोमिनेंस है वो एक तरीके से खत्म हो जाता है, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो सेंटर में आती है। तो रीजनल पार्टीज वगैरह भी यहाँ पे मर्ज करती हैं और पार्टीज के साथ, ठीक है ना। तो रीजनल पार्टी का जो दौर है वो इसी समय पे शुरू हो जाता है। 15th क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड हाउ इट वाज यूज्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के समय पे प्रिवेंटिव डिटेंशन को कैसे यूज किया गया था। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक तरीके का ऐसा प्रोविजन है जहां पे अगर कोई आदमी जो है सस्पिशियस लग रहा है तो उसको अरेस्ट किया जाता है, लेकिन इमरजेंसी के समय पे इस चीज़ को जो है अपोजिशन के लिए यूज़ किया गया था। अपोजिशन पार्टीज़ के जो लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया गया था। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे गलत तरीके से यूज़ की गई थी। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक तरीके के प्रोविजन जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो 17th क्वेश्चन में हम मूव करेंगे, लिस्ट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन द सोशलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट पार्टी। तो आपको इनकी
आइडियोलॉजी बतानी है सोशलिस्ट की एंड कम्युनिस्ट की, ठीक है ना। तो सोशलिस्ट क्या है, एक तरीके से जैसे पुअर पीपल के लिए, गरीब लोगों के लिए काम करने वाली है। ये यहाँ पे जो है जो नीचे तबके के लोग होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। तो सोशलिस्ट जो चीज़ है ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो कम्युनिज्म है ना, ये पूरी तरीके से लोगों को अपने कंट्रोल में रखती है, एक तरीके से अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हम इसको बोल सकते हैं, जो कि यूएसएसआर और चाइना में यूज़ होती थी। उसके बाद 18 क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेफ्यूजीज एंड द माइग्रेंट्स। तो यहाँ पे रेफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स के बारे में बोल रहा है। तो रेफ्यूजीज वो लोग होते हैं जिनको फोर्सफुली किसी कंट्री से निकाल के कहीं भेजा जाता है या उनको निकाला जाता है, वो खुद नहीं जाना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी परेशानी की वजह से उनको जाना पड़ता है। जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के जो पार्टीशन हुआ था, तो उस समय पे जो रेफ्यूजीज हमारे भारत में आए थे और जो भारत से पाकिस्तान गए थे, तो उनको हम रेफ्यूजीज का टाइटल देंगे। लेकिन जो माइग्रेंट्स है ना, वो अपनी विश से, अपनी मर्जी से जाते हैं, किसी भी कारण जा सकते हैं, जैसे जॉब की तलाश में जा सकते हैं, या फिर जो लड़कियां हैं वो आफ्टर मैरिज कहीं सेटल हो जाती हैं, या कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या है, माइग्रेंट्स उसको बोलेंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाके बस जाते हैं। सेक्शन सी में तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे 19th वाला, डिस्क्राइब एनी 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सारे ही सैम्पल पेपर में इसको बताया गया है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर एक बार देख लेना। यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में बोल रहा है कि किस तरीके से जो अलायंसेस होती हैं, तो जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स डालना है, जैसे यूपीए है, एनडीए है ना, ये दोनों पार्टीज जो है ये एक तरीके से कोलिशन गवर्नमेंट है। इसको बोलेंगे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और इसको बोलेंगे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये अलायंस के नाम से ही चल रही हैं ये पार्टी। जैसे एनडीए जो है ये आज की डेट पे बीजेपी के साथ मर्ज है और यूपीए जो है ये कांग्रेस के साथ मर्ज है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है इनको लिखने के लिए। और भी थी, नेशनल फ्रंट भी थी, है ना, यूनाइटेड फ्रंट भी थी, आप वो भी डाल सकते हो। तो ये इसका पूरा ये आंसर दे रखा है, आप इसको पढ़ लेना चाहिए। मूव करेंगे 20 क्वेश्चन पे, व्हाई वाज कांग्रेस कंसीडर्ड एज एन आइडियोलॉजिकल कोलिशन एंड एक्सप्लेन द वेरियस आइडियोलॉजीज दैट वर प्रेजेंट विद इन द कांग्रेस। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो कांग्रेस है उसमें डिफरेंट टाइप की आइडियोलॉजी कोलिशन कैसे हो गया है, लोगों की अलग तरीके की जो आइडियोलॉजीज की जो पार्टीज है वो कैसे इसमें मर्ज हो गई हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि इसमें जो है रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट, है ना, आपको मॉडरेट, राइट, लेफ्ट, हर तरीके के लोगों ने यहाँ पे कोलिशन कर रखा है कांग्रेस पार्टी के अंदर। लेकिन जितने तरीके की आइडियोलॉजीज होंगी उतने आपके डिफरेंसेस भी यहाँ पे आते चले जाते हैं। तो ऐसे ही एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे एक पार्टी है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो ये भी मर्ज हुई थी कांग्रेस के साथ, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आने की वजह से वो क्या होती है, अपोजिशन में आ जाती है, सेपरेट हो जाती है कांग्रेस से और अपनी अलग पार्टी बना लेती है और वो अपोजिशन पार्टी बन जाती है। ऐसे ही हमें चीज़ें जो है वो प्री इंडिपेंडेंस डे पे भी देखने को मिली थी। तो ये इसका आंसर है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद 21st क्वेश्चन बोल रहा है, विच स्टेप मस्ट बी अडॉप्टेड टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आपको नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। तो जैसे कि हम एफॉरेस्टेशन पे ध्यान दे सकते हैं, है ना, हमें पेड़ों को काटने से बचाना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन हमें खत्म कर देना चाहिए। और यहाँ पे हम टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, जैसे कि जो हिली एरियाज हैं वहाँ पे अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, तो हम टेरेस फार्मिंग पे ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट हम जो है कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम कर सकते हैं, जिससे वाटर रिसोर्सेज जो है उसको कंजर्व किया जा सके। उसका जो मिनरल्स हैं, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिनको बार बार जनरेट नहीं किया जा सकता, तो उनको भी हम कंजर्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, डीजल है, तो इनको बहुत सालों साल लग जाते हैं बनने के लिए और ये एग्जॉस्टेड रिसोर्सेज होते हैं, तो इसी वजह से हमें इन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये आप इसके जो पॉइंट्स हैं ये डाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, व्हाट वाज द अर्थ समिट एंड हाउ फार डिड द समिट प्रूव टू बी यूजफुल, एक्सप्लेन। तो यहाँ पे अर्थ समिट के बारे में पूछ रहा है। तो ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में, जून 1992 में आप डाल सकते हो, ब्राजील में रियो डी जेनेरियो प्लेस था, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हुई थी एजेंडा 21 के बारे में हुई थी, जैसे कि हम क्लाइमेटिक चेंज पे ध्यान दे सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी पर, फॉरेस्ट्री पर, है ना, ये सारी चीजें जो इसमें मेंशन कर रखी हैं वो देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 22nd, व्हाई वर द जनरल इलेक्शंस ऑफ 1967 कॉल्ड एज द पॉलिटिकल अर्थक्वेक फॉर कांग्रेस, एग्जामिन एनी 4 रीजंस। तो कांग्रेस के लिए 1967 वाले जो इलेक्शंस थे ये पॉलिटिकल अर्थक्वेक क्यों बन गए थे। तो इसका कारण था कि सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे उस वक्त में, है ना। जवाहरलाल नेहरू बहुत चीज़ें जो है वो संभाल लेते थे, तो यहाँ से इंदिरा गांधी से चीज़ें संभल नहीं पा रही थी और इंदिरा गांधी को यहाँ पे खड़ा कर दिया था। तो इंदिरा गांधी की जो है वो सिंडिकेट के लीडर से नहीं बन पा रही थी, तो यहाँ पे उनके लीडर जो है वो नाराज हो जाते हैं और कांग्रेस की पार्टी जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर। और फिर यहाँ पे क्या है कि कांग्रेस को हराने के लिए जो अपोजिशन के लीडर्स होते हैं वो सारे के सारे एक दल बना लेते हैं जिसको बोलते हैं संयुक्त विधायक दल,
ठीक है ना। तो कांग्रेस को पावर में नहीं आने देना चाहते थे, कांग्रेस को डिसइंटीग्रेट एक तरीके से करना चाहते थे, तो उसके लिए ये दल बना लेते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चीज़ देखें तो लोकसभा में फिर भी यहाँ पे क्या है, इसको मेजोरिटी मिल जाती है, लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा पुअर होता है, और उसी की वजह से जो है बहुत सारे स्टेट्स में इसकी सरकार नहीं बन पाती है कांग्रेस की। तो यहाँ पे ये चीज़ भी देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बोलें तो जो डिफेक्शन है ये लार्ज लेवल पे होता है, लोग जो हैं वो दल बदलने लग जाते हैं, कोलाइड करने लग जाते हैं दूसरी पार्टीज के साथ, तो ये सारे टर्म्स जो है इसमें आ जाते हैं, और लोकल पार्टी भी यहाँ पे क्या है, मर्ज होने लग जाती है। उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 23rd वाला, डू यू एग्री विद द आर्ग्यूमेंट दैट इज ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द कल्चरल ह्यूमनाइजेशन। तो ह्यूमनाइजेशन का मतलब होता है एक रूपता। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो सारे जो कंट्रीज में एक जैसा ह्यूमनाइजेशन लेकर आता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हम इस चीज़ से सहमत नहीं है, इसलिए इसका आंसर डालेंगे नो, वी डू नॉट एग्री द आर्ग्यूमेंट ड्यू टू द नोइंग रीजन। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जैसे यूनिफॉर्मिटी नहीं है पूरे वर्ल्ड के कल्चर में, सब जगह डिफरेंट डिफरेंट कल्चर यहाँ पे देखा जाता है। एंड मोस्टली जो वेस्टर्नाइजेशन है, जो वेस्टर्न कल्चर है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड करता है अदर कंट्रीज़ में। तो लोग जो हैं वो ब्लू जींस ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि जो कल्चरल डोमिनेशन है ये भी किया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा, और यहाँ पे कल्चर जो है वो स्टैटिक नहीं है, चीज़ें स्टैटिक नहीं है, कल्चर जो है यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है किसी भी चीज से। बताया जा रहा है कि किस तरीके से बर्गर को लोग चूज करते हैं और मसाला डोसा को एक तरीके से इग्नोर करने लग जाते हैं, जो हमारा कल्चर है वही चीज। ठीक है, तो ये सब डाल देना, ये इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, अपने आइडियाज भी आप इसमें डाल सकते हो। देख लेंगे फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द रोल ऑफ द स्टेट इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो ग्लोबलाइजेशन का जो रोल है डेवलपिंग कंट्रीज में वो क्या है, तो ये जो है ग्लोबलाइजेशन ये स्टेट ओनरशिप तक ही सीमित नहीं रहता है, ये किसी भी चीज पे ऐसे इफेक्ट नहीं डालता है, ये मार्केट स्ट्रेटजी से रिलेटेड है स्टूडेंट, मार्केट फोर्सेस में आता है, ये डोमिनेट करता है मार्केट फोर्सेस को, और यहाँ पे ये मिनिमाइज करता है स्टेट लीडरशिप को, है ना। ये किसी भी कंट्री के अंडर में नहीं है, ये एक तरीके से फ्रीली काम करता है ना। और उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसकी जो पोजीशन है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लेकर आता है ये हर एक कंट्री में। ठीक है, तो ये इस तरीके से इम्पैक्ट करता है किसी भी स्टेट फंक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सेक्शन डी। तो यहाँ पे ये पूरा एक पैसेज दे रखा है, यूएसएसआर से रिलेटेड है, तो आपको इसके क्वेश्चंस जो हैं ये यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द स्टेट गिवन बिलो आर नॉट द मेंबर स्टेट ऑफ सीआईएस। तो सीआईएस का जो फुल फॉर्म है यहाँ पे देख सकते हो आप, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसमें कौन सा कंट्री नहीं था, तो नहीं पूछ रहा है, नॉट पे ध्यान देना है आपको। तो ये आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। तो लिथुआनिया कंट्री जो है वो सीआईएस का मेंबर नहीं था। उसके बाद द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो ये 1991 में हुआ था यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर केम एज ए सरप्राइज बिकॉज इट emerged as a greater power after the second world war, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो आपको आंसर दे देना इसका ऑल ऑफ द अबव, इट हैड ए वास्ट, ये सब कुछ था। देखो यूएसएसआर जो है ये एक नॉर्मल कंट्री नहीं था, ये 15 देशों का पूरा एक ग्रुप था जिसकी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी थी, पॉलिटिकल भी ये बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से रूल भी कर रहे थे, है ना, काफ़ी अच्छी खासी इनकी इकोनॉमी थी, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन बस फर्क था आइडियोलॉजी का। ठीक है, तो जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है ना कैपिटलिस्ट वाली, वो एक तरीके से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को डोमिनेट कर देती है, और यहाँ पे ये सब कुछ इनका बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूएसएसआर जो है ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो इसके ये सारे के सारे जो इसके रीजंस हैं आप डाल देना ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद बोल रहा है व्हाट काइंड ऑफ रोल वाज प्लेड बाय द सक्सेसर ऑफ सोवियत यूनियन इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इट एक्सेप्ट ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कमिटमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन, ये भी सही है। एंड इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी सही है। ठीक है, तो यूएसएसआर का कौन सा कंट्री है जो यूएन का मेंबर है, वो है रशिया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इसमें मैप में क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ देख लेते हैं। तो ये कुछ प्लेसेस मार्क कर रखी हैं यहाँ पे ABCD के नाम पे, तो यहाँ पे हमको करेक्ट करना है। तो पहला देखेंगे द स्टेट वेयर अ वायलेंट इंसिडेंट टुक प्लेस एट गोधरा। तो आपको गोधरा का नाम जैसे ही दिखाई देना तो आप गुजरात में चले जाना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो सेकंड बोल रहा है कि द स्टेट विच वाज अर्लियर नोन एज मद्रास। तो जो मद्रास है इसको पहले बोला जाता था, तो ये कौन सा है, ये है चेन्नई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेकंड का बी।
उसके बाद नेक्स्ट है द स्टेट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन इंडिया इन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है वो कौन से स्टेट में है, ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो लोकसभा में मेंबर्स हैं कौन से स्टेट के हैं, उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा राज्यसभा के मेंबर्स उत्तर प्रदेश, और सबसे ज़्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जो मेंबर्स हैं वो भी उत्तर प्रदेश में है, यूपी। ठीक है, तो कितने हैं, 403 जो मेंबर्स हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में है यूपी के। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी, थर्ड का डी। उसके बाद फोर्थ का है द स्टेट टू विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लाल डेंगा बिलोंग। तो लाल डेंगा जो है ये कहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, तो ये थे मिजोरम के। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा दिस वन, ए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप करेक्ट कर लेना स्टूडेंट, यहाँ पे आप फिल कर लेना, ये आंसर वैसे इसके गिवन है इसके साथ ही। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी पिक्चर देख लेते हैं, ये पिक्चर जो है ये क्या डिफाइन करती है। तो इसका पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ maastricht साइंड। तो maastricht जो है ये नीदरलैंड का शहर है, तो यहाँ पे जो है यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी वो साइन हुई थी, तो ये हुई थी 1992 में, फरवरी 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द कार्टूनिस्ट यूज द इमेज ऑफ शिप टाइटैनिक टू रिप्रेजेंट ईयू। क्योंकि ये जो यूनियन बनी थी ये एक तरीके से सब कुछ इनका कॉमन होने वाला था, इनका कॉमन मार्केट होने वाला था, कॉमन पार्लियामेंट होने वाली थी, सब चीज़ें कॉमन रखने वाले थे, फ्लैग, एंथम, है ना, व्हाटएवर। तो यहाँ पे जो है सारी चीज़ें कॉमन नहीं हो पाती हैं, इसी वजह से ये जो जहाज है 15 देशों को लेके चल रहा है, जो इसके स्टार्स हैं ये 15 कंट्रीज़ को शो कर रहे हैं। जब ये बना था तो 15 कंट्रीज़ थे, लेकिन इसमें जो बीच में बड़े बड़े जो पहाड़ दिख रहे हैं ना आपको, ये एक तरीके से रुकावट बन रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें आ रही हैं, और ये बेचारा जो है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, फाइनल जगह जो उसकी मंजिल है वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये डगमगा रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है कार्टूनिस्ट के द्वारा। उसका नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हाउ मेनी स्टार्स आर बीइंग सीन इन द कार्टून विच सिंबल दीज स्टार्स आर इंडिकेटिंग। अभी जस्ट हमने देखा 15 स्टार्स हैं, और ये 2003 में जब मेंबर्स बने थे, इसके 15 मेंबर बने थे स्टार्टिंग में, तब इसका फॉर्मेशन हुआ था, ये 2003 तक जो बन गए थे। ठीक है, 1992 से लेके 2003 के बीच में जितने भी मेंबर्स आए हैं वो 15 मेंबर्स इसमें आ गए थे। तो आप इस तरीके से इसको डाल देना। तो यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन देख लेंगे, सेक्शन ई में हम देखेंगे 27th क्वेश्चन, व्हाई कुड डेमोक्रेसी नॉट टेक रूट्स इन पाकिस्तान डिस्पाइट द फैक्ट दैट बोथ द कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान शेयर अ कॉमन पास। तो इंडिया और पाकिस्तान का कॉमन ही पास रहा है, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है ये क्यों नहीं एस्टैब्लिश हो पाई अच्छी तरीके से, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया जो है ये एक साथ ही आज़ाद हुए थे, लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेसी इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ पे जो डोमिनेंस है ना मिलिट्री का वो बरकरार था, क्लर्जी सिस्टम था, लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी थी वहाँ पे, तो इस वजह से डेमोक्रेसी पे अफेक्ट पड़ता है। और यहाँ पे जो मिलिट्री गवर्नमेंट ये लोग बनाते हैं ना, तो इससे भी बहुत अफेक्ट पड़ता है ना। तो मिलिट्री जो है वो एक तरीके से मिलिटेंट एक्टिविटी भी करने लग जाती है यहाँ पे, और जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह है उन सब का भी कंट्रोल मिलिट्री यहाँ पे रखती है। ठीक है ना, तो इससे क्या है अच्छी तरीके से मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है कंट्री के अंदर, और एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट टाइप की बन जाती है ये। ठीक है ना, तो और दूसरा क्या आप डाल सकते हो कि जैसे पाकिस्तान ने हमेशा से इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट किए हैं किसी न किसी, तो अड़ोसी पड़ोसी से ये बना के नहीं रखता, तो कोई इसकी हेल्प भी नहीं करना पसंद करता। ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड पॉलिटिशियन इसमें रहे हैं, तो लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट यहाँ पे रहा है, जो अदर कंट्रीज़ हैं वो इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन स्पेशली चाइना एंड यूएसए जो है वो अपने बेनिफिट के लिए इसको यूज़ भी करते हैं, ये भी एक ड्रॉबैक रहा है। तो सारी जो पॉइंट्स हैं ये आप डाल सकते हो, तो आंसर को प्रॉपरली देख लेना स्टूडेंट्स। उसके बाद हम देखेंगे और में व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका रिलेशन, एक्सप्लेन द एफर्ट टेकन बाय बोथ द कंट्रीज टुवर्ड्स मेंटेनिंग पीस एंड कोऑपरेशन इन द रीजन। तो श्रीलंका एंड इंडिया के जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं उसके बाद किस तरीके से इन दोनों ने ही पीस को और कोऑपरेशन को बरकरार रखा है, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे कि इंडिया और श्रीलंका के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो तमिल्स एंड सिंघालास के बीच में जो चले थे, ये हम सब जानते हैं 1987 में ना हमारी पुलिस फोर्स जिसको IPKF बोला जाता है उसको भेजा गया था, ताकि वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनको सुलझाया जा सके। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जो LTTE है उसके ग्रुप के साथ ही उनकी झड़प हो जाती है और वो उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे राजीव गांधी जो है उनको जो मारने का जो काम है वो LTTE की जो एक लेडी है वो करती है यहाँ पे, तो एक दुश्मनी टाइप की यहाँ पे बन जाती है। लेकिन बाद में धीरे धीरे रिलेशन जो है वो अच्छे से
होने लग जाते हैं। जैसे कि 2004 में जो सुनामी आई थी, तो सुनामी के समय पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे विध्वंस हुआ था, बहुत मतलब बर्बाद हो गया था सब कुछ, ठीक है। तो वहाँ पे जो उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने का काम जो करवाया है वो इंडिया ने करवाया है, बहुत हेल्प भी की है। और जो ट्रेड है इंडिया और श्रीलंका का वो हमेशा से अच्छा रहा है और अभी और ज़्यादा अच्छा हो गया है, ठीक है ना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह और साइन कर रखे हैं। तो और अप्रैल 2019 में श्रीलंका ने जो यहाँ पे एग्रीमेंट भी साइन किया है ड्रग्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए कि भाई इसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप डाल देना उसके अंदर। उसका 28th क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, द अकोमोडेशन ऑफ रीजनल डिमांड एंड द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वर ऑल्सो सीन एज मोर डेमोक्रेटिक, ठीक है ना। तो जो रीजनल स्टेट्स बन चुके हैं चाहे लिंग्विस्टिक के बेस पे बने हों, लेकिन वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक क्यों दिखते हैं इसके बारे में आपको जस्टिफाई करना है अपना आंसर, और कोई भी 3 जो सुइटेबल इसके कारण आपको डालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो कि भाई जैसे SRC जब बनी थी 1953 में, तो सबसे पहले जो अलग होने वाला कंट्री था वो था आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो जो तमिलनाडु से अलग हुआ था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे देखो यहाँ पे बता रहा है कि किस तरीके से जो ये एक्ट पास होता है, तो 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज जो है हमारे बनके तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे इसका जो कारण होता है वो यही होता है कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती है यहाँ पे, और यहाँ पे सेपरेटिज्म जो एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और यहाँ पे जो यूनिफॉर्म एक बेस्ड सरकार है ना वो यहाँ पे बन जाती है, उसको स्ट्रेंथ मिलती है यहाँ पे, और यहाँ पे ये प्रॉपर्ली डिसिप्लिन को भी लेकर आते हैं, और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो है यहाँ पे बनी रहती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो रीजनली बने हैं जो स्टेट्स जैसे कि SRC के अंडर में बने हैं, तो वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक इन द नेचर कहलाए हैं। उसके बाद और में देख लेंगे, डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट लेड टू द मर्जर ऑफ हैदराबाद एंड द मणिपुर विद द यूनियन ऑफ इंडिया। तो हैदराबाद और मणिपुर जो है ये इंडिया के साथ मर्ज नहीं होना चाहते थे, क्या डिफिकल्टीज यहाँ पे फेस की हैं उसके बारे में यहाँ देखेंगे। तो जैसे मणिपुर में देखें तो यहाँ पे जो राजा थे, ये एक्चुअली मोनार्की सिस्टम यहाँ पे फॉलो किया जाता था, तो यहाँ के जो राजा थे वो थे बोध चंद्र सिंह, ठीक है। तो जब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करते हैं ऑटोनॉमी लेने के लिए, कुछ ऑटोनॉमी इनको दी जाती है कि भैया तुम अपने हिसाब से काम कर सकते हो सरकार के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे राजा जो है ये साइन करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। उसके बाद यहाँ पे जो लोगों की डिमांड है, जो पब्लिक की डिमांड है, उसके हिसाब से यहाँ पे वोटिंग शुरू हो जाती है। और यहाँ पे सबसे पहले हमारे भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो यहीं पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, कहाँ पर, मणिपुर में, ठीक। उसके बाद हैदराबाद पे हम मूव करते हैं। तो हैदराबाद को किस तरीके से अपने अंडर में मिलाया जाता है, ये एक बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट था जो 1/3 पार्ट जो है साउथ का कवर करता था, लेकिन यहाँ के जो राजा थे, जो निज़ाम थे, वो एक तरीके से एंटी हिंदू थे, है ना। और वो क्या करते थे, नॉन मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। तो निज़ाम की जो मिलिट्री थी उसका नाम था रजाकर्स। तो यहाँ पे बहुत सारे रजाकर्स जो है वो लोगों को मारते थे, रेप करते थे, औरतों का उनको लूटते थे। ये सारी चीज़ें जो है ये स्पेशली की जाती थी, ये प्रैक्टिसेस नॉन मुस्लिम्स के साथ, ठीक है। तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे 1948 में जो ट्रूप्स है, जो आर्मी है, ट्रूप्स है, उनको भेजा जाता है और इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता है 1948 के टाइम पे। और फिर उसके बाद हैदराबाद जो है ये सरेंडर कर देता है और हैदराबाद को फिर हम मर्ज कर लेते हैं अपने भारत के अंदर, ठीक है। तो ये इसकी हिस्ट्री रही है हैदराबाद की, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे 29th क्वेश्चन, हाईलाइट एनी 4 इश्यूज ऑफ कोऑपरेशन एज वेल एज द कन्फ्रंटेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो आपको इंडिया और बांग्लादेश के कोई भी 4 कॉपरेशन की बातें बतानी है और कोई भी 4 कन्फ्रंटेशन यानी थोड़े कॉन्फ्लिक्ट की बातें बतानी है। तो यहाँ पे आप कॉपरेशन को सबसे पहले देखेंगे, पॉजिटिव चीज़ें सबसे पहले देख लेते हैं कि भैया यहाँ पे कॉपरेट रखता है हमारे साथ और ये इम्प्रूव होते हैं, हमारे जो ट्रेडिंग रिलेशन है बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। और बांग्लादेश जो है ये हमारे साथ ही लुक ईस्ट पॉलिसी को भी फॉलो करता है यहाँ पे, है ना। और बांग्लादेश जो है ये कॉपरेट करता है डिजास्टर मैनेजमेंट में इंडिया के साथ और एनवायरमेंटल इशूज़ में भी मतलब कॉपरेट करता है इंडिया के साथ, ठीक है। और दिसंबर 2020 में बांग्लादेश ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स में साइन भी किया है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम इसकी डाल देंगे जो कि इसके कॉपरेशन के अंडर में आती है। उसके बाद इसके कॉन्फ्लिक्ट्स देख लेंगे कि भाई थोड़ा नाराज़ क्यों रहता है ये हमसे, क्योंकि यहाँ पे जो इलीगल माइग्रेशन, अब ये हमसे नाराज़ रहता है और हम भी इससे नाराज़ रहते हैं।
क्यों? क्योंकि बांग्लादेश से बहुत सारे जो माइग्रेंट पीपल हैं वो इंडिया के अंदर घुसे आते हैं, तो इसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट होता है, तो ये हमारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट के लिए सही नहीं है। उसके बाद आप डाल सकते हो कि बांग्लादेश गवर्नमेंट जो है ये थोड़ा ऐसा फील करती है कि भाई हमसे जो वाटर है उसका बंटवारा अच्छे से नहीं हो पाया है, ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो इंडिया यूज़ कर रहा है, जैसे गंगा का पानी है, लाइक दिस, ठीक है। और चिटगोंग जो हिल्स है यहाँ पे जो मिलिटेंट एक्टिविटी रहती है तो इसमें इंडिया का हाथ है, ऐसे करके ये सोचता है, ठीक है। और यहाँ पे नेचुरल गैस वगैरह इससे रिलेटेड भी जो है इसके बारे में भी यहाँ पे थोड़ा अनकॉन्शियस रहता है। उसके बाद बांग्लादेश जो है ये थोड़ा रिफ्यूज़ करता है, इंडियन ट्रूप्स को एंटर नहीं करने देता है नॉर्थ ईस्ट एरिया की वजह से, क्योंकि जो देखो अभी ये क्या है, हमारे सारे नॉर्थ ईस्ट एरिया के बीच में बसा हुआ है, तो एंटी इंडिया इस्लामिक फंडामेंटल ग्रुप में इंक्लूडेड है, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री है, ठीक है ना, तो थोड़ी ऐसी एक्टिविटी करता है जो थोड़ा एंटी इंडिया होती हैं, क्योंकि ये मुस्लिम ग्रुप को ज़्यादा सपोर्ट करता है इस वजह से। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, और में क्या दे रखा है, इंडिया एंड पाकिस्तान इन्वॉल्व इन सर्टन इशूज बट नाउ टू कंट्रीज आर वेल ऑन देयर वे टू अ फ्रेंडली रिलेशनशिप डिस्कस। तो इंडिया और पाकिस्तान जो है ये हमेशा किसी न किसी इशूज़ में फंसे ही रहते हैं, लेकिन इनके कोई भी आपको फ्रेंडली रिलेशन जो है ये बताने हैं। तो देखो इनके इशू क्या रहे हैं, ये इनके इशू हैं, 4 बार लड़ाई हो चुकी है हमारी पाकिस्तान से। 1947 में तो भाई बंटवारा ही हुआ था, 1948 में देखो उन लोगों ने क्या है, कबीलियाई ग्रुप था और उसने अटैक कर दिया था पीओके, तब से उनके पास ही है, ठीक है। और 1965 में ये हुआ था कच्छ वाला, और उसके बाद 1971 में हुआ था ये क्या कहते हैं बांग्लादेश वाला, ठीक है, बांग्लादेश को लेके जो लड़ाई हुई थी। और लास्टली जो है 1999 वाला भी हुआ है, ये मेंशन नहीं किया इसके अंदर, कारगिल वॉर, ठीक है ना। तो ये इशू हमारे चलते रहते हैं पाकिस्तान के साथ। और यहाँ पे अगर देखें तो हमारा जो रिलेशन है वो देखो पहले जो है ये एक ही कंट्री में से अलग हुए हैं, है ना, तो एक ये मान लीजिए कि मतलब एक घर का बंटवारा हुआ है, तो यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें जो है सबको पता है कि भाई क्या कमजोरियाँ हैं इनकी, क्या ताकत है, तो पाकिस्तान और इंडिया को सब कुछ पता है एक दूसरे के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइन किए हैं, लेकिन इनके फिर भी फ्रेंडली रिलेशन हम यहाँ पे फोकस करेंगे। फरवरी 2007 में इन्होंने कई सारे एग्रीमेंट साइन किए थे न्यूक्लियर वेपन्स के जो एक्सटेंड्स हो जाते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे दोनों कंट्रियों ने क्या कर रखा है, कश्मीर इशू पे भी कुछ बातें की थी, लेकिन भाई वो सॉल्व नहीं हो पाता इनका कभी भी, बट अब फाइनली सॉल्व हो चुका है। अब कश्मीर जो है वो एक यूटी बन चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, लीडर्स जो है यहाँ पे ये समिट्स वगैरह में आते रहते हैं, हमारे जो लीडर्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपको यहाँ पे टोटली पॉजिटिव पॉइंट्स डालने हैं इंडिया पाकिस्तान की, किस तरीके से कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग भी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट ही क्या डाल सकते हो कि भाई बस रूट्स जो है ये भी ओपन है, तो हम यहाँ से वहाँ जाके ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, और कोई भी अगर पिलग्रिमेज वगैरह जो एक्टिविटीज़ है उनको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वर द मेजर कंप्लेंट्स रिलेटेड टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वर रिफ्लेक्टेड इन द रिजोल्यूशन पास्ड बाय द यूएन जनरल असेंबली इन 1992? डिस्क्राइब एनी 3 क्राइटेरियाज that have been proposal for new permanent member of the security council। तो देखो इतने बड़े जो क्वेश्चन होंगे ना स्टूडेंट्स, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चे समटाइम्स समझ नहीं पाते और आंसर लिख नहीं पाते, तो आपको क्या स्टेप बाय स्टेप इसको समझना है कि ये क्या बोल रहा है। पहले इतने को पढ़ो, उसको समझो, फिर उसके बाद इसको समझो, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1992 में जो जनरल असेंबली में जो रेजोल्यूशन पास हुआ था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए कि भाई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में किस तरीके से रिफॉर्म्स हमको लाने चाहिए, है ना, क्या क्या इसकी कंप्लेंट्स थी एक्चुअली, तो उसमें क्या रिफॉर्मेशन लानी चाहिए, यहाँ पे बात हुई है। उसके बाद यहाँ पे क्या प्रपोजल है कि भाई जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो मेंबर्स हैं अगर वो क्या क्राइटेरिया फुलफिल करें तो उन लोगों को क्या है परमानेंट सीट मिल सकती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझना है और उसकी आंसर राइटिंग करनी है आपको। तो यहाँ पे हम इसका आंसर देख लेंगे कि जैसे 1992 में यहाँ पे जो यूएन जनरल असेंबली थी ना, तो ये एक तरीके के रिफॉर्म्स एक रेजोल्यूशन लेकर आती है कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल को कैसे काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एडुकेट नहीं है और पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं करती है पॉलिटिकल रियलिटीज़ को। उसके बाद जो ये डिसीजंस देती है ये थोड़े से मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं वेस्टर्नाइजेशन को, वेस्टर्न वैल्यूज़ को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, उसके इंटरेस्ट को ज़्यादा कंसिडर करती है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है ये इक्विटेबल नहीं है, सारे कंट्रीज़ के लिए इक्विटेबल नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं इनमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है यूएन को, तो इसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे जो जनरल
असेंबली है यहाँ पे रिफॉर्म्स लेकर आती है यूएन के अंडर में 1997 के अंडर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये लिख देना। उसके बाद यहाँ पे इंक्वायरी बोल रहा है कि क्या क्या चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है, क्या क्राइटेरिया जो है ये फुल होना चाहिए अगर आपको परमानेंट बनना है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो कि भाई वो एक मेजर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, है ना, मेजर मिलिट्री पावर होनी चाहिए, और यहाँ पे सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटेड टू द यूएन बजट, यानी प्रॉपर तरीके से जो अपना फंड है वो देता हो, बजट वगैरह बना के देता हो यूएन को। उसके बाद दो बिग नेशन इन द टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन, है ना, बड़ा नेशन होना चाहिए, पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है ये मेंटेन होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स वगैरह मेंटेन होने चाहिए, और कंट्री दैट वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ द ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम एंड द कल्चर। और ये चीज़ें भी कंसिडर की जाएंगी कि किस तरीके की डाइवर्सिटी है वहाँ पे, ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है और इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है और कल्चर कैसा है, ठीक है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को फुलफिल कर लेते हो, इन क्राइटेरिया में अगर आप पास हो जाते हो तो आप परमानेंट सीट जो है वो पा सकते हो। तो ये आपको मुझे बताना है कि क्या इंडिया जो है ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करता है कि नहीं करता है। तो इंडिया को मतलब परमानेंट सीट मिलनी चाहिए यूएन में कि नहीं मिलनी चाहिए, ये तुम्हारा क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है, तो इसका जो है मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना, येस और नो के अंदर किया। तो यहीं पे और में देख लेते हैं, यूएन हैज फेल्ड इन प्रिवेंटिंग वॉर्स एंड रिलेटेड मेजर्स, नेशंस प्रीफर इट continuation what make the UN as an essential organization। तो UN जो है ये वॉर्स एंड मिशरीज को प्रिवेंट करने में क्यों फेल हो जाता है, तो क्या ऐसे एसेंशियल चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन बनाने चाहिए यूएन को, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। देखिए ग्लोबलाइजेशन जो है वो यूएन के बिना इनकम्प्लीट है एक तरीके से। जैसे WTO है वो पूरा वर्ल्ड की जो ट्रेड है उसको ऑर्गेनाइज करता है ना, यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस वगैरह बनी हुई है एक कंट्री की दूसरी कंट्री के ऊपर। और उसके बाद यहाँ पे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वगैरह है, इन सब के लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं। जैसे अगर हम देखें यूनिसेफ वगैरह है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कॉपरेट करते हैं इन सब चीज़ों में। तो ये इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स है इनका सॉल्यूशन जो है वो यूएन निकालता है अपनी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, एजेंसियों के द्वारा जो काम किया जाता है उसके द्वारा। और यूएन जो है ये इंटरनेशनली डिस्प्यूट जो है इसको भी सॉल्व करता है। जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, यूएन के अंडर में ही है वो, ठीक है। उसके बाद हेग में है जो नीदरलैंड के हेग में स्थित है, और यहाँ पे टोटल 193 कंट्रीज हैं स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे फिर भी यूएन जो है ये वॉर्स को प्रिवेंट करने में और मिशरीज को प्रिवेंट करने में फेल हो जाता है समटाइम्स। तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा ये आंसर यहाँ पे गिवन है। आप इसके पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे हमारा सैम्पल पेपर 1 जो है ये कंप्लीट होता है। तो सेकंड वाला जो सैम्पल पेपर है उसको भी मैं इसी तरीके से आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो ऑलमोस्ट हमारे 10 सैम्पल पेपर जो है ये कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि आपने एमसीक्यू करवा दिए हैं मैम लेकिन आपने क्वेश्चन आंसर्स नहीं एक्सप्लेन किए हैं। तो मैंने ये वीडियो आपको इसी वजह से बना के दी है। तो आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इनको अच्छे से समझना है, अपनी आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है ना, तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाएगा। तो तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट सैम्पल पेपर में। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।